बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था हामिद। माँ बाप मर चुके थे, आगे पीछे कोई नहीं था। हामिद बहुत ही नेक और सीधा सादा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। सर्दी में गर्म गर्म चाय और गर्मी में ठंडा मीठा शरबत बेचा करता था। बरसात में चाय के साथ पकौड़े भी बना लेता, अच्छी खासी आमदनी हो जाती। रात को जब थका हार कर लूटता तो खुद ही 2 रोटियां डाल लेता। कभी थका हुआ होता तो यूं ही सो जाता। कोई रिश्तेदार होता तो शादी ब्याह के बारे में सोचता। पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, सब उसे खाला फातिमा कहते थे। हामिद पर बड़ा तरस आता। ईद, बकरीद, शब बारात, रमजान या कभी कभी कुछ खास मौके पर एक प्लेट हामिद को भी दे देती थी। हालांकि 15 साल की मरियम दूसरे मोहल्ले में अपनी मां के साथ रहती थी। गोरी चिट्ठी जैसे फीका रंग, लेकिन अपने गोरे रंग पर नाज बड़ा था। हर वक्त कंघी चोटी किए, आंखों में काजल भरे एक खिड़की से ताक झांक करती रहती। बेवा मां को लड़की की शादी की बड़ी फिक्र थी। अपनी बेटी के लचेनोहे से भी परेशान रहती थी, लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बगैर देश के गरीब की बेटी कौन ले जाता है। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बगैर दहेज की गरीब की बेटी कौन ले जाता है। एक दिन अपनी बहन से मिलने आई तो बेटी के बया का टुकड़ा लेकर बैठ गई। हालांकि दिमाग में फौरन ही पड़ोस के हामिद का ख्याल आया। ऐसा सीधा और शरीफ लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलता, बगैर कौड़ी खर्च की लड़कियां अपने घर की हो जाएंगी। इसी शाम एक प्लेट में 2 आलू का सालन डालकर हामिद के घर जा पहुंची। हामिद इसी वक्त दुकान से लूटा था। कपड़े बदलकर रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गीली लकड़ियां जल ही नहीं रही थीं कि आखिर धुआं धुआं हो रही थी। हालात को देखकर उठाया, चारपाई पर दुरी बिछाकर बिठाया, कटोरा पानी से खातिर की। हाँ, धीरे दवाई डाली गई। बेटा दिन भर थका हारा आकर रोटी पक्का आता है, मेरा तो कलेजा तुझे देखकर निकल आता है, शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता। हामिद बोला, खाला आपको तो मालूम है मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, ये शादी ब्याह तो माँ बाप के सरपरस्त होते हैं, कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी। अब खाला ने अटल आवाज में कहा, अरे ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते, मैं भी जिंदा हूं ना, और फिर तुझ में किस बात की कमी है। कमाओ बेटा है वो तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ है। खाला ने झट बालूशाही का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। अरे बेटा, मेरी भांजी है ना मरियम, अब चांद जैसी खूबसूरत है कि देखते रह जाओगे, और यूं तो इसके लिए ठेलों पर हम पड़े हैं, लेकिन मैंने तो बहन से साफ कह दिया कि हामिद से अच्छा लड़का तो नहीं मिलेगा, कि मेरी मरियम है भी ऐसी सुघड़ के तुम्हारा घर बन जाएगा। हामिद को अपनी शादी की बात करते बड़ी शर्म आ रही थी। धीरे से बोला, खाला अब मेरी माँ की जगह है, जैसा मुनासिब समझा कर ले। खाला तो खुशी में दूसरी बालूशाही खुद अपने ही मुंह में ठोस कर हौसले और हिम्मत उनको दुआएं देकर वहां से चली गई। घर जाकर बहन से बोली, लो भाई तुम्हारा काम हो गया, ऐसा सीधा सादा लड़का तो मैं 7 जन्मों में नहीं मिलता। मरियम की अम्मा ने बोली, लेकिन अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि दामाद के 2 जोड़े बना लूं और रात को खाना खुला दूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि दामाद के 2 जोड़े बना लूं या रात को खाना खिला दूं। खाला बोली, खाला बोली, तुम्हें इसकी फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन खाना खा लिया। मैं लड्डू लेकर हामिद के घर पहुंची और गिले लगाकर बात की होने की मुबारकबाद दी। हामिद का तो दिल बिल्लियों उछलने लगा होगा, खुशी के मारे तो उसके दांत याद नहीं जा रहे थे। लड्डू खाकर मुंह बंद किया गया। हालांकि जो इंतजाम करना है आपको ही करना है। अरे चंदा, तुम फिक्र मत, मैं सब कर लूंगी, वहां कुछ न कुछ हो तो दे दो। खुशी ने हामिद के हाथ पांव फैला दिए, जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ जमा जोड़ा था फैलाकर हालांकि हाथ में दे दिए। हालांकि हो तो मन की मुराद मिल गए। थोड़े से पैसे अपने पास रखिए और बाकी फैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगे, लोग अब सोच समझकर खर्च करना। अगले ही महीने हामिद की शादी हो गई। मुख्तसर सी बारात। हामिद के ज्यादा दोस्त नहीं थे, एक ही दोस्त था बचपन का, जिसका नाम तारिक था और आसपास के दुकानदार थे। मरियम हामिद के घर आकर, हामिद तो चांद सी गोरी बीवी पाकर फूली नहीं समा। दूसरे दिन 4-5 लोगों को वलीमे की दावत पर बुलाया है। तारिक भी अपनी माँ और बहन के साथ आया और हामिद के सर हो गया।
मैं भाभी की मुंह दिखाई करूंगा, एक ही तो देवर हो और देवर से कैसा पर्दा। हामिद बेचारा उलझन में पड़ गया। शर्म तो तारिक उसका कोई नहीं था कि बीवी को इसके सामने लाया था, लेकिन बेचारा फितरतना सीधा सादा था, दोस्ती की वजह से मान गया। तारिक ने सोने का पानी चढ़ा, चांदी की बालियां, मोती की लड़ी। मरियम तो खुश हो गई, इतनी कीमती मुंह दिखाई किसी ने नहीं दी थी इसे। अब ये जो तारिक था ये दरअसल अपने नाम के बिल्कुल उलट था, एक नंबर का बदमाश था, खाते पीते बाप का बेटा था, बाप का लकड़ी का कारखाना था, पैसे की कमी नहीं थी। थोड़ी बहुत देर कर थाने में जाकर बैठा हो गई। वैसे दोनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था। हामिद अपनी फितरत ही की वजह से सबको अपने जैसा समझता था और साथ परख कर लेता है। उधर मरियम हामिद की सादगी से परेशान थी। वो चाहती थी कि हर वक्त बनी ठनी बैठी रहे और हामिद उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। हालांकि हामिद उससे बहुत मोहब्बत करता, लेकिन न तो उसे ज़बानी लफाफाजी आती और न ही वक्त मिलता। बीवी के चौंसले उठाता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी हर दूसरे चौथे रोज बीवी के लिए कोई न कोई तोहफा लिया करता, कभी चूड़ियाँ तो कभी सस्ते से झुमके, लेकिन वो मरियम की समझ में नहीं आते थे। उसे गुस्सा था कि उसके पास होने का है कि जेवर भी नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो हामिद के दोस्त तारिक ने मुंह दिखाई में दी थीं। हर वक्त हामिद कुछ ताने देती रहती। शाम को घर आता तो खाना पका हुआ नहीं होता। कहती कि गीली लकड़ियां हैं, जल्दी नहीं मेरे सर में दर्द हो जाता है, सारा काजल यह निकलता है। हामिद बेचारा कभी खुद चला पुख्ता तो कभी बाजार से खाना ले आता है। पका पकाया खाना उसे अपने कम उम्र में कभी न मिलता था, जितना अब हो रहा था कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जब वो दुकान चला जाता तो तारिक उम्दा मिठाइयाँ और कीमती तोहफे लेकर आता था। धीरे धीरे बेवकूफ़ मरियम तारिक के जाल में फंसती गई। तारिक ने समझाया कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो शाहों की तरह रहना चाहिए, तुम कहाँ इस फकीर हामिद के चक्कर में फंस गई। मरियम को भी लगने लगा कि उसके साथ इंसाफ हुआ है कि उसे एक गरीब आदमी से दिया गया। उसे तो तारिक जैसे पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफा लाता रहता है और हर वक्त उसके हुस्न में कसीदे पढ़ता रहता है। आखिर तारिक ने उसे समझाया कि अपने मियाँ को तिजारत के लिए परदेश भेज दो, फिर हम आज़ादी से मिला करेंगे, मैं तुम्हें सोने के जेवर बनवा कर दूंगा। मरियम बहकावे में आकर उसने हामिद का सर खाना शुरू कर दिया कि इस चाय शरबत की दुकान में तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐशो आराम की जिंदगी हमें कभी नहीं मिल पाएगी। जब तक परदेश में जाकर तुम कमाई नहीं करते, आमदनी में बरकत नहीं होती। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि नौकरानी रख लो। दिन भर का काम करते करते मर जाती हूँ। अपने हाथों में मेहंदी लगती है, न आंखों में काजल, दिन भर चूना ही पड़ते रहो। मैंने तो अपनी अम्माओं के घर भी अभी इतना काम नहीं किया था। और रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर हामिद ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया। तारिक से मशवरा किया, दोस्त समझ कर तो उसने जोर शोर से हाँ में हाँ मिलाई। हामिद ने अपनी दुकान साल भर के लिए एक पड़ोसी दुकानदार को दे दी और जो पैसे मिले उसे तिजारत का सामान खरीद कर रखते सफर बांध दिया। बीवी ने छोटे से बाहर का रास्ता देखना, जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। अपने बेहतर कल के लिए मैं तुम्हारी जुदाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। भारी दिल के साथ हामिद सफर पर रवाना हुआ। जाते जाते तारिक से कहा गया कि सर, अपनी भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रहा हूं, उसे कोई तकलीफ ना हो। तारिक ने यकीन दिलाया, तुम फिक्र मत कर जाओ भाभी को, मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं इस साल भर पलक झपकते गुजर जाएगा। इस जमाने में रेलवे और मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थीं। लोग बैलगाड़ियों पर सफर करते थे। 1 महीने का लंबा सफर तय करके हामिद एक बड़े से शहर में पहुंचा और एक छोटी सी सराय में ठहरने का इंतजाम किया। सराय के मालिक शेख अब्दुल रहमान सूरत वाले घूर से देखते थे। उन्होंने हामिद को अपनी सराय में खट्टी रहने को दे दिए। वहीं सराय में वो दोनों वक्त खाना खा लेता। बड़े शेख को जब मालूम हुआ कि हामिद तिजारत करने और पैसा कमाने 1000 मील दूर से आए हैं, तो उन्होंने समझाया, बेटा तुम मुझे सूरत से नेक और शरीफ आदमी लगते हो, जरा संभल कर रहना। इस शहर का नाम मदीनतुल जलाम है और राजा यहाँ का बिल्कुल ही चौपट है, इसलिए यहाँ के लोग भोले भाले लोगों और मुसाफिरों को उठते हैं।
और बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, कहीं कोई दाद फरियाद नहीं। हामिद ने जवाब में कहा, बाबा मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा है कि पहले 2-4 दिन अपने रूम पर आकर यहाँ के हालात समझने के बाद काम शुरू करूंगा। हामिद बाजार में थोड़ी देर गया कि एक नई यूनी हज्जाम की दुकान नजर आई। सोचा कि बाल बड़े हो रहे हैं, सफर में बाल कटवाने का मौका ही नहीं मिला, पहले बाल कटवा ले गए। दुकान में जाकर नाई से कहा, भाई मुझे बाल कटवाने हैं। नाई बोला, आइए बैठिए। हामिद ने पूछा, कितने पैसे लोगे भाई? नाई बोला, बस कुछ दे देना। हामिद ने सोचा कि बड़ा शरीफ आदमी है, बड़े शेख तो यूं ही हरा दिया था कि यहां सब ठीक ठाक है। बाल कटवाने के बाद हामिद ने इसे पैसे दिए तो नाई ने पूछा, ये क्या है? हामिद ने जवाब दिया, बाल कटाई के पैसे। नाई बोला, लेकिन मैं तो पैसे नहीं लूंगा, मैंने तो तुमसे कहा था कि कुछ दे देना, ना मुझे तो कुछ चाहिए। हामिद बेचारा पड़ा है, राम यकीन कुछ किया होता है, उसने पैसे बढ़ा कर दिए, दुगने तिगने करके दिए, लेकिन ना ही तोड़ गया कि उसे तो कुछ चाहिए। हामिद ने दुकान में आने वाले कई लोगों के सामने अपना मुकदमा पेश किया, लेकिन बेकार का हर एक ने यही कहा कि जब बात कुछ की तय हुई है तो कुछ ही दो। हामिद को बड़े शेख के बाद याद आई और वो इस मुसीबत से वही निकाल सकते हैं। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो कि ये कुछ तो मैं घर पहुंच गई तो मैं दे सकता हूं। हामिद को लेकर सराय पर पहुंचा और बड़े शेख को सारा वाकया सुनाया। बड़े शेख ने मां से कहा, तुम कल सुबह आना, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल हम अदा कर देंगे। नहीं चला गया तो बड़े शेख ने हामिद से कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मदे उल-ज़लाम है, यहां पर हर कदम फूंक फूंक कर समझदारी से उठाना तो मैं ना, इसे साफ आवाज में पैसे तय करने चाहिए थे। हामिद ने कहा, रान बाबा मुझे क्या मालूम था कि इस झंझट में फंस लूंगा, मैं तो सीधे साधे बाल कटाने गया था। उसने कहा कुछ दे देना, मैं समझा इसका मतलब है कुछ भी पैसे दे देना है ना, बताइए मैं क्या करूं? बड़े शेख ने कहा कि तुम बाहर जाओ, एक दही का कुंडा खरीदना। हामिद ने ऐसा ही किया। बड़े शेख ने इसी कुंडे पर थोड़ी सी दही की काली में इशंती और कड़वा उठाकर रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह नाई अपना कुछ लेने आमादा हुआ। बड़े शेख ने हामिद से कड़वा उठाने को कहा। हामिद ने दही का कुंडा दिया। नाई बोला, ये तो दही है, मैं उसका क्या करूं? बड़े शेख ने कहा, इसमें क्या पड़ा है? नाई ने कहा कि दही में काला काला कुछ पड़ा है। बड़े शेख फौरन बोले, बस उठाओ और चलते बनूं, तुमने कुछ मांगा था और इसमें कुछ बड़ा है। ना ही अपना सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप चला गया। हामिद ने बड़े शेख का शुक्रिया अदा किया। नहीं आया था, काम तो करना ही था और बाहर निकलना था। 2-3 दिन बाद फिर बाहर निकला था कि बाजार का रुख करेगा और अपने माल को फरोख्त करे दुकानें देखना चला जा रहा था कि दुकान पर नजर पड़ी जिसके बाहर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। एक गाना यानी कि एक आदमी खड़ा आईने में अपनी शक्ल बना रहा था। हामिद को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। उसने पकड़ लिया, मेरी आंख। हामिद हक्का बक्का रह गया। लाख समझाया कि भाई मैं तो परदेसी हूँ, अभी तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैंने कब तुम्हारी आंखें छीन ली, चौड़ाई और मैं छीन लूंगा। क्यों? लेकिन एक आंख वाला तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। बात तो यह है कि वहां मौजूद सब लोग उसी की ही वकालत कर रहे थे और हामिद पर जोर दे रहे थे कि उसकी आंखें लौटा दें। मरता क्या न करता। हामिद उसको लेकर बड़े शेख के पास पहुंचा और सारा किस्सा बयान किया। बड़े शेख ने कहा, तुम कल सुबह आकर अपनी आंख ले जाना। वो चला गया तो बड़े शेख हामिद की तरफ मुड़े, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही हामिद बोल पड़ा, बाबा मुझे कुछ मत कहिए, आपके मेरा कसूर इतना था कि मुझे हंसी आ गई। बड़े शेख बोले, बेटा अब जो भी हुआ है इस किस्से को निपटाना है तो ऐसा करो, कसाई की दुकान पर जाकर बकरे की 8-10 आंखें उठा कर ले आओ। कसाई से कह देना मैंने मंगाई है। हामिद ने ऐसा ही किया। बड़े शेख ने सारी आंखें धो धोकर और खुश करके एक डिब्बे में रख दी। अगले दिन वहीं एक आंख वाला आंख मांगने आया तो हामिद ने बड़े शेख के कहने के मुताबिक डिब्बा खोलकर उसके सामने कर दिया। बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, तो मैंने अपनी आंख पहचान कर ले जाऊं,
या कैश मेमो से ठगने के चक्कर में था, उसे ऐसे जवाब की तो उम्मीद न थी। अपना मुंह लेकर वापस लौट गया। हामिद ने बड़े शेख के हाथ जोड़े। बाबा, आपकी अक्ल को कौन पहुंच सकता है? आपने 2 मर्तबा मेरी जान छुड़ाई। बड़े शेख ने समझाया, अब शहर में आकर फंस गए हो तो अपने काम से काम रखो और बाकी हर चीज की तरफ से गूंगे, बहरे और अंधे बन जाओ। हामिद ने बड़े शेख की नसीहत को अपने साथ बांध लिया और तिजारत में काफी लंबा हुआ था। कई माह गुजर गए। अब वो चाहता था कि जल्द से जल्द सामान बेचकर वतन वापस जाए। अपने घर और बीवी की याद में मरियम को खत लिखना, जवाब में मरियम से लिखती कि उसकी याद में कैसी परेशान है। बचा हुआ थोड़ा बहुत सामान लेकर एक दिन निकला तो एक अजीब मंजर देखा। एक पालकी में एक औरत बैठी थी। पालकी में चारों तरफ पर्दे पड़े हुए थे। दोपहर पालकी उठाई बाजार में जा रहे थे और एक आदमी साथ आवाज लगाता चल रहा था कि अगर कोई 1000 रुपए दे तो यह औरत बीच चौक में रख हाजत करेगी। हामिद की रग जोश भड़क उठी। उसने सोचा कि यह औरत भला पहले बाजार में भी चौक पर रख हाजत कैसे कर सकती है? कहाँ यह पर्दा और कहाँ यह बेशर्मी? कैसे यह मुमकिन है? हामिद भूल गया कि मदीनतुल जलाम है, उसी तरीके से जिसने कहा, मैं 1000 रुपये दूंगा अगर यह पर्दे वाली औरत ऐसा करेगी। उसके कहने की देर थी कि औरत बाहर निकल आई और अपना लहंगा फैलाकर बीच बाजार में रफ्फा हाजत कर दी। हामिद के तो होश तक उड़ गए। वो आदमी बोला, लाओ निकालो 1000 रुपये। हामिद के पास इतने पैसे कहाँ से? उसने तो एक नामुमकिन सी बात समझकर वो कह दिया था। अब बड़े शेख की नसीहत याद आई तो बहुत पछताया। वहां मौजूद सब लोग उसके पीछे पड़ गए कि पैसे निकालो। मजबूरन हामिद को कहना पड़ा कि मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं, मेरे घर चलो। और पैसे वाले लोग उस आदमी को लेकर हामिद बड़े शेख के पास आ पहुंचा और सारा किस्सा बता दिया। बड़े शेख को हामिद की बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी आई, लेकिन उस आदमी के सामने जब कर गए और बोले, चलो मैं साथ चलता हूँ, खुद देख लूंगा और सब लोगों के सामने पैसा दूंगा। बड़े शेख ने अपना झोला उठाया और उनके साथ चौक में पहुंच गया। औरत वहीं पालकी में बैठी थी और लोग भी खड़े थे। बड़े शेख ने पूछा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, शर्त क्या थी? उस आदमी ने पूरी बात बताई तो बड़े शेख बोले, शहर के बीच चौक की थी ना? मैंने कहा, जी हाँ। बड़े शेख ने अपने झोले से जमीन की पैमाइश का फैता निकाला और आदमी से कहा, चलो ना कर देखते हैं कि यह इस औरत ने हरकत की है, वो चौक का बीच है भी या नहीं। नाई भी बड़ा सिटपिटाया है, लेकिन मजबूरन बड़े शेख के साथ मिलकर जो को नापा। जिस जगह औरत ने रख हाजत की थी वो चौक का बीच नहीं था। बड़े शेख बोले, ये तो शर्त गलत हो गई और उसे दोबारा भी चौक में करना पड़ेगा। मैं हाथ के हाथ रुपए दूंगा। अब औरत के लिए दोबारा इतनी जल्दी ये काम करना तो मुमकिन नहीं था। चुनांचे वो औरत और उसका शहर से हटाकर है और बड़े शेख को बुरा भला कहते अपने रास्ते पर चले गए। हामिद ने सुख की सांस ली। सराय आकर बड़े शेख ने हामिद की खूब खबर ली कि तुम बाज नहीं आओगे। अभी मैं नहीं होता तो हरमन गया होता। जितना कमाया नहीं उतना निकल जाता है। रात तुम्हारे लिए बेहतर है कि वतन लौट जाओ। तुम जैसे सीधे सादे आदमी के शहर में बसा नहीं। मैं कहाँ तो मैं बचाता फिर हूँगा। हामिद को तो इरादा कुछ दिन और रुकने का था, तो उसने मरियम को खत में लिखा था कि वो 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए तो फोन खरीदा है। लेकिन बड़े शेख के जोर देने पर उसने पहले ही रहते सफर बांध दिया कि जरूरत का सामान तकरीबन 20 हो चुका था और अच्छा मुनाफा हुआ था। रात सोते वक्त उसने बड़े शेख का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बाप की तरह उसकी मदद की और जान बचाई। बड़े शेख बोले, मेरी कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोई बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा होता। मुझे तुमसे दिल लग गया है क्या? जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतने अच्छे और शरीफ लड़के हो। तुम्हारे साथ कभी कुछ बोला ना हो। दुकानदार हो तो तिजारत के लिए सफर पर जाना होता रहेगा। मेरी 3 नसीहतें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत यह है कि जहां तक हो सके रोजी कमाने के लिए परदेश ना जाना। अपने वतन में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी परदेश की रोशनी से अच्छी होती है। इसी में बरकत होती है। अल्लाह ने सबको रिज़्क देने का वादा किया, या जो तुम्हारी किस्मत में हो जरूर मिलेगा। अपने वतन में रहो, अल्लाह मदद करेगा। दूसरी नसीहत यह है कि कभी औरत के कहने में आकर परदेश का सफर न करना। घर की औरतें ये कारोबारी मुआमले नहीं समझती।
सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करना। और तीसरी नसीहत यह है कि कभी बीवी को दोस्त की हिफाजत में देकर सफर पर न जाना। दोस्त कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आदमी के साथ शैतान लगा रहता है और यह शर्म के खिलाफ है। हामिद तो सर पकड़कर बैठ गया, बोला, बाबा मैंने तीनों काम यही किए हैं जिनके न करने की आपने नसीहत की है। रोटी की तलाश में परदेश का सफर किया और यह सफर बीवी के जोर देने पर किया और दोस्त को बीवी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंप आया होया। बड़े शेख बोले, बेटा तुम वाकई बहुत नेक और सीधे हो, लेकिन दुनिया में हर एक ऐसा नेक नहीं होता। अब जाओ, तुम्हारे घर में चोर घुस आया, लेकिन इतना देख कर न जाना, हम उसी से जाना और जो तमाशा देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरह ऐसा करना। हामिद उसी वक्त रवाना हो गया। 1 महीने के करीब रास्ते में लग गया। घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। उसे बड़े शेख की नसीहतें सामने रखकर दबे पांव अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां कमरे की खिड़की थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से मरियम और तारिक के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थीं। हामिद दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वैसे भी बाहर अंधेरा फैल चुका था। मरियम तारिक को उसका लिखा खत पढ़ा रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि 2 महीने बाद वतन वापस आ जाएगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। न्यूज़ यह भी कि उसने मरियम के लिए सॉफ्ट खवाजा, काजल, चूड़ियां, पायल, बूंदे, हार जैसे बहुत से तोहफे खरीदे हैं। मरियम और तारिक उसके हाथ का मजाक उड़ा रहे थे। तारिक कहने लगा, अरे वो रहे फकीर 2 रुपए वाला सामान खरीद का रोक जमा रहा है। मैं जो तुम्हारे लिए घर बनाया था वो पूरे 100 रुपए का था। मरियम बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला होगा? मुझे तो ये सोचकर उदास हो जाती है कि वो आ जाएगा तो फिर हम कैसे मिलेंगे। तारिक बोला, सुनो 2 महीने बाद फिर किसी तिजारती सफर भेज देना, उसके देखी निकल तुम्हारे हाथ में है। इस पर दोनों कहकहे मारकर हंसे। हामिद के तलवों से लगी तो सर पर पहुंच गई। गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसी वक्त जाकर धड़ाधड़ दरवाजा बजाया। मरियम ने आकर दरवाजा खोला। हामिद अपने सामने देखकर यह हालत हुई कि काटो तो खून न निकले। पीछे पीछे तारिक भी निकल आया है। हामिद पर नजर पड़ी तो उसकी सेटिंग कम हो गई। बमुश्किल अपने आप पर काबू पाकर बोला, वो मैं भाभी की खैरियत मालूम करने आया था, किसी चीज की जरूरत ना हो। हामिद का दिल चाहा कि मुंह नोच ले, लेकिन बड़े शेख से काम लेते हुए कहा, अब तो उसे अपने घर ले जाओ ताकि उसकी जरूरतों का अच्छी तरह ख्याल रख सके। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मैंने उसे तलाक दे दी। मरियम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तारिक ऊपर से सीना जोड़ी करते हुए हामिद का बुरा भला कहने लगा कि शराफत का तो जमाना ही नहीं। भाभी समझकर इतने दिन की बीवी की देखभाल की और यह इल्जाम लगा रहे हैं कि शोर शराबा सुनकर पड़ोसी जुलूस के सब नहीं। हामिद से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, बेवफा बीवी की यही सजा है। हम तो इतने दिनों इन दोनों की बेशर्मी देख देख कर परेशान थे, लेकिन तुम्हारी खातिर चुप रह गए। ये तारिक का मामला है ना, हम भी बहू बेटियों वाले हैं। तारिक की माँ को पता चला तो वो भी बेटे की हरकतों पर शर्मिंदा न रास्ते। हामिद ने तारिक की माँ से कहा, आप अपने बेटे का निकाह मरियम से करवा देते, मैं नहीं चाहता कि यह इधर उधर हो। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ कुछ रहेंगे। तारिक ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी एक न चली। तारिक की अम्मा मरियम को अपने घर लेकर काजी के मुंह से बस पर उसका निकाह तारिक से करवा देंगे। इस हंगामे में आधी रात बीत गई। हामिद इतने लंबे सफर से आया था, थका हारा था। इस पर यह सब पड़ा तो बिल्कुल ही टूट गया। 2 दिन तो घर से बाहर नहीं निकला। मदीनतुल जलाम वाले बड़े शेख और उनकी बातें बुरी तरह याद आ रही थीं। जैसे तैसे महीना तो महीने गुजारे कि किसी काम में दिल नहीं लगा तो फिर सफर की ठानी और मदीनतुल जलाम जा पहुंचा। शेख अब्दुल रहमान ने गले से लगाया तो चलिए समझाया, बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मरियम से तुम्हारी शादी मुकद्दर में थी, लेकिन वो तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है, ये मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा, मगर बहुत नेक, शरीफ और वफाशुआर लड़की है, तो उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो तो तुम्हारी शादी में अपनी बेटी से करने पर तैयार हूं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। हामिद तो यूं ही बड़े शेख का करीब था। जाहिर है कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की होगी।
हामिद की रजामंदी से बड़े शेख ने अपनी बेटी की शादी हामिद से कर दी और कहा कि अब तुम अपने वतन चाहते और बार करो, खुश रहो, अल्लाह बरकत देगा। हामिद ने जिद की, बाबा आप भी हमारे साथ चले जाएं, यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कौन है, हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में बरकत रहेगी। बुजुर्गों का साया एकता की सबसे बड़ी रहमत होती है, हम इससे महरूम न करें। हामिद की जिद के आगे बड़े शेख मजबूर हो गए। वैसे भी वो शहर और वहां के लोगों से परेशान थे। अपनी सराय बेचकर वो भी हामिद के साथ आ गए। उनकी अक्लमंदी के मशवरों और नसीहतों पर चलकर हामिद ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का बहुत बड़ा ताजिर बन गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।